हेलो गाइस, सो वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 4 और रेंटल इनकम। पार्ट 2 में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन कैश बेसिस ये किया था, और इसके अलावा एक्रूवल बेसिस के हमने जो नोट्स है वो हमने देखे थे, हमने नोट्स प्रिपेयर किए थे, राइट। और इस वाले पार्ट में मैं उनके क्वेश्चंस आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। मैं एक बार नोट्स आपको मैं दिखा देता हूँ जो हमने लास्ट पार्ट में किया था। लाइक हमने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कैश बेसिस ये सारा हमने देखा था, और इसके अलावा प्रॉपर्टी इनकम एक्रूवल बेसिस इसके हमने नोट प्रिपेयर किए थे और समझा था इन दोनों टॉपिक्स को। तो आज हम इस टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इनकम का मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, ये आप निकाल लीजिएगा प्लान के बुक में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो पेन ही चाहिए हमें। रेड ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं और थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं। चलिए, Amal owns a cottage that she lets out furnished at an annual rent of 3,600 pound payable monthly in advance। तो ठीक है, लेट आउट करती है कुछ 3,600 पर ईयर और मंथली रेंट मिलेगा और एडवांस में, ठीक है। से इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। तो मई 2022 में रिप्लेसमेंट बेडरूम कर्टेन्स। तो बेडरूम को ये देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है वो कर्टेन, ये सॉरी वो कर्टेन के रिप्लेसमेंट का कॉस्ट है, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट की ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ रिप्लेसमेंट है, ब्रोकन किचन आइटम कुछ है, उसको रिप्लेसमेंट करने का कॉस्ट है 10 में, ठीक है। और ये भी मई 2022 में, और ये जून 2022 में इंश्योरेंस फॉर द ईयर इंश्योरेंस है फ्रॉम 5 जुलाई। सो कहीं से भी हो, देखिए 22 जून को रिसीव हुआ है, और ये पहले पिछले साल का सेम इंश्योरेंस 420 का था और अभी 480 का है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हम कर लेंगे। एंड नवंबर 2022 में करंट टैक्स में एक और चीज़ हुआ है, मैंने डिश वॉशर हमने परचेज किया 380 पाउंड का। और इसके अलावा मई 2023, देखिए मई 2023 तो अब इस करंट ईयर से बाहर हो गया, हमारे करंट ईयर में है नहीं, तो इसका आप कुछ भी नहीं देखेंगे, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन हुआ ही इस करंट ईयर से बाहर है, ठीक है। Tenant had vacated the property during June 2022 without having paid the rent due for June. Amal was unable to trace the defaulting tenant but managed to let the property to a new tenant from July 1st. The new tenant paid a security deposit of 800 to Amal on 1st July 2022. Tenant had vacated the property during June without having paid the rent for June. देखिए, अब पूरे साल वो रेंट पे रहा है, लेकिन इस यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ कि जो हमारा जो प्रीवियस जो टेनेंट था उसने जून में हमारा प्रॉपर्टी वैकेंट कर दिया विदाउट हैविंग पेड रेंट ड्यू फॉर जून। तो जून में जो हमारा रेंट आना था वो उसने पे नहीं किया, ठीक है। तो एक महीने का रेंट हमारा लॉस हो जाएगा यहाँ। अमल वॉज अनेबल टू ट्रेस द डिफॉल्टिंग टेनेंट बट मैनेज टू गेट टू लेट द प्रॉपर्टी टू न्यू टेनेंट फ्रॉम जुलाई, बट नेक्स्ट डे से ही उसने न्यू टेनेंट को हायर कर लिया, मतलब सॉरी उसको किराए पे लेट कर दिया अपना प्रॉपर्टी। न्यू टेनेंट पेड सिक्योरिटी इतने का ऑन जुलाई फर्स्ट, और सिक्योरिटी अमाउंट इतना उसे मिला। ओल्ड बेडरूम कर्टेन हैड नो डिस्पोजल वैल्यू। तो जो ओल्ड बेडरूम कर्टेन है उसका कोई डिस्पोजल वैल्यू था नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेडरूम हमने रिप्लेस किया ना, तो उसको सेल करने से कुछ मिला नहीं है हमें, तो सेल करने लायक होगा नहीं। और डिश वॉशर हैड नॉट प्रीवियसली बीन प्रोवाइडेड इन दी प्रॉपर्टी। ये जो डिश वॉशर है पहले प्रॉपर्टी में था नहीं, हमने नया ही परचेज किया एक वैसे। Amal drove 120 miles in her car in relation to property business during the tax year this much. Amal claims HMRC approved mileage। तो ये बताया HMRC approved mileage उसने किया। हमें कैलकुलेट करना है प्रॉपर्टी इनकम, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम को ही कैलकुलेट करना है, हमें टैक्स पे नहीं जाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ये। तो सबसे पहले तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेंटल इनकम। अब बताया नहीं है कैश, हमें कैश बेसिस को कंसीडर करना है या अक्रूवल, तो हम कैश को ही करेंगे, ठीक है। अब कैश में आपको पता है कि जो जितना भी हमें रेंट रिसीव होता है हमें इस करंट टैक्स में हम सारा का सारा इनकम और जितना भी एक्सपेंडिचर हमने ट्रांजेक्शन किया हुआ है, मतलब हमने पेमेंट किया या रिसीव किया, वो सारा का सारा इसी ईयर के अंदर आ जाता है। और यहाँ पे जो हमें मंथली जो रेंट हमारा था वो मंथली था। अब जैसे रेंट मंथली का मतलब ये है कि हमने कब इसको फर्स्ट टाइम लेट आउट किया है बताया नहीं है, तो मतलब पहले से लेट आउट आ रहा है, तो हम मान लेते हैं
पेबल मंथली इन एडवांस, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यानी हर महीने के पहली तारीख को रेंट वो दे देता है। तो 6 अप्रैल 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा ये, है ना। बट 1 अप्रैल को ही इसने रेंट पे कर दिया होगा, तो वो तो प्रीवियस ईयर में चला गया हमारा। तो इसमें हमारा, तो सॉरी, इस करंट टैक्स ईयर में हमारा 1 जून से स्टार्ट होगा ना। जून का रेंट आना था, नहीं आया, ठीक। जुलाई का रेंट आया क्या? यस। अगस्त का रेंट आया क्या? यस। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, और 1 अप्रैल को भी तो रेंट आएगा। 1 अप्रैल को भी तो रेंट आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंथ्स का हमें रेंट मिलना चाहिए। बट यहाँ पे भी दिक्कत ये हुई है कि एक महीने का रेंट यहाँ भी नहीं आया हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नो, एक्चुअली मई भी तो है। 1 मई, सो 12 मंथ्स टोटल हुए हैं। बट इसमें से एक महीने का रेंट तो हमें आया नहीं, क्योंकि ट्रेन एंड चला गया, उसका हमें रेंट रिसीव हुआ नहीं। तो हमें एक्चुअली रिसीव कितने का हुआ? 11 मंथ्स का, है ना। तो 11 मंथ्स का, तो हमें टोटल रेंट हमारा था एनुअल 36 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मंथ्स। तो चलिए जल्दी से बताइए मुझे कितना आना चाहिए। आपके सामने ही कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेट कर देते हैं इसको। 3600 divided by 12 multiply by 11. That's all. 3600 divided by 12 multiply by 11. So this is 3300, है ना। ये रेंटल इनकम हो जाएगा माइनस अलाउबल एक्सपेंस। अब एक्सपेंसेस में उसने क्या क्या किए हैं, अब ये हमें देखना पड़ेगा। चलिए एक्सपेंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए भैया, उसने रिप्लेसमेंट ऑफ कर्टेन, ये है हमारा। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कोई है क्या नोट्स में? तो यस है। नो डिस्पोजल वैल्यू, कोई हमें पैसा रिसीव हुआ नहीं, हमने जो उसको सेल किया। तो 150 ये एक्सपेंस अलाउड है ना, अलाउबल एक्सपेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ कर्टेन। तो कितने का रिप्लेस किया? 150 पाउंड, है ना। और क्या इसके अलावा? रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रोकन किचन आइटम कुछ था ये भी, और 275। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है क्या नोट्स में इसके लिए? कोई विदाउट हैविंग पेड ड्यू टू दी कोई मतलब नहीं है, तो हम सिंपली इसको पूरा अलाउड कर देंगे कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ किचन आइटम 250 पाउंड, है ना। 275, सॉरी 27। तो 275 मुझे इरेज करने में बहुत दिक्कत होती है। एंड इंश्योरेंस फॉर ये सॉरी, ठीक है। तो ये अब इंश्योरेंस देख लेते हैं। इंश्योरेंस जो इसी साल का है, और हमने कितना पे किया? 480, ठीक है। एग्जैक्टली हमने पे किया उतना देखेंगे हम, पिछले साल क्या था उससे कोई मतलब नहीं है। तो इंश्योरेंस हमारा क्या है? 480। ये हमने डिश वॉशर इस साल हमने परचेज किया, कुछ नहीं करेंगे इसका, क्योंकि नया आइटम है ना, न्यू हम कुछ कर ही नहीं सकते। और ये इस साल का ही नहीं है, तो इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो हमारा जो टोटल एक्सपेंस हुआ है वो कर लेते हैं यहाँ पे। टोटल ये हुआ हमारा 150 प्लस 275 प्लस 480, दिस इज 9905। सो रिड्यूस कर दीजिए जल्दी से इसमें से, माइनस 3300, दिस इज 2395, 2395, दिस मच इज द रेंटल इनकम, ठीक है जी। नो, इसके अलावा एक चीज़ और है हमारे पास, देयर इज वन मोर एक्सपेंस,
ये यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी से डिपॉजिट से हुआ 800, बट वो हमारे हमारे को इनकम नहीं है, इसलिए मैंने इसके ऊपर कुछ कंसीडर किया नहीं है। वो जब भी जाएगा हमें वापस करना पड़ेगा, इसलिए इसको मैंने एज इनकम कंसीडर नहीं किया है ना। ये कुछ कार से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, 120 माइल उसने इन रिलेशन टू कार और HMR से अप्रूव्ड, उससे इसने अलाउंसेस भी लिए, एक्सपेंडिचर भी क्लेम किया। यहाँ पे एक और एक्सपेंडिचर हमारा ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा कार अलाउंस। तो आपको पता है ना 10,000 तक माइल से वहाँ तक हम 45 के हिसाब से करते हैं, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 0.45, दिस इज 54, तो दिस इज 54 है ना। अब इनको टोटल कर लेते हैं, 150 प्लस 275 प्लस 480 प्लस 54, दिस इज 959 959, एंड अगर इसमें से माइनस करें हम 3300, दिस विल गिव मी 2341 2341 2341, दिस इज द रेंटल इनकम 2341 है ना, इनका भी यही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली यहाँ से मेन क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे जो कैश सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह थे, यहाँ स्टार्ट हो रहा है। एस्ले एक्वायर्ड 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ऑन 1 June 2012 and that were first let on 1 July 2022। देखिए हमने जो प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम परचेज किया वो 1 June 2022 को किया है, एंड फर्स्ट टाइम इसको लेट कर रहे हैं 1 July 2022 को। ठीक है, प्रॉपर्टी ए की बात हो रही है, इज अनफर्निश्ड, इसमें कुछ भी फर्निशिंग का काम नहीं हुआ है। एनुअल रेंट ऑफ ये 4,000 के उसने एनुअल रेंट पे हमने दिया है। ठीक है, पेबल क्वार्टरली इन एडवांस, तो हम हर 3 महीने के बाद उसकी पेमेंट होती है, मतलब हर 3 महीने का पेमेंट एक साथ हमें रिसीव होता है रेंटल इनकम और एडवांस में मिलता है। ठीक है, एस्ले इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये 3 एक्सपेंडिचर हुआ है। ये एक्सपेंडिचर इसी करंट ईयर में हुआ है, ये भी करंट ईयर में हुआ है, और ये भी करंट टैक्स ईयर में हुआ है। चलिए देख लेते हैं। रिपेयर ऑफ रूफ फॉलोइंग अ स्टॉर्म ऑन 15 जुलाई, सॉरी ये हमारा करंट टैक्स ईयर में हुआ है, लेकिन ये जो स्टॉर्म आया था 15 जून को। ठीक है, 15 जून को एक स्टॉर्म आया था जिसमें हमारा मान लीजिए कुछ रूफ में कुछ डैमेज हो गया, उसको हम रिपेयर कराया। देखिए इस प्रॉपर्टी को हमने रेंट पे ही फर्स्ट टाइम 1 जुलाई 2022 को किया है, लेकिन फिर भी हम अलाउ करेंगे इस एक्सपेंडिचर को, क्योंकि ये एक तरह से हम रेंट पे देने से पहले भी अगर कोई एक्सपेंडिचर हम इनकर करते हैं तो हम उस पर हम एक्सपेंडिचर हम करते हैं तो हमें डिडक्शन अलाउ होता है। ठीक है, 15 जून का एक्सपेंडिचर और 20 जून को हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, और 1 जुलाई से उसके नेक्स्ट मंथ से हम रेंट पे चढ़ाया हमने, तो ये हम अलाउ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से रिपेयर वर्क है रूफ का। 29 जून को हमने एक और लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ये हमने किया है। तो आपको पता है फाइनेंस कॉस्ट होता है हमारे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, उसमें हम अलाउ नहीं करते, लेकिन हमें पता है कि जो हमारा टैक्स लायबिलिटी होता है तो उसमें 20% का हम 20% रिड्यूस करते हैं एक तरह से। ठीक है, तो वो हम करेंगे, चेक करेंगे, एक बार को देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ इनकम पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमें रेंटल इनकम पूछा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टी इनकम पूछा हुआ है। अगर टैक्स लायबिलिटी करते तो हम जो टैक्स लायबिलिटी टोटल फाइनल आता है उसमें से हम 20% 420 का 20% रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे पूछा ही नहीं है टैक्स लायबिलिटी, तो हम इसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, नो ट्रीटमेंट। ठीक, रीपेंटिंग एक्सटीरियर, और अब हमारा जो प्रॉपर्टी है उसके जो एक्सटीरियर उसको हमने रीपेंट कराया, वो कितना हमारा कॉस्ट आया 845। ठीक है, तो ये एक तरह से अलाउबल एक्सपेंस होगा, ये भी अलाउबल एक्सपेंस होगा। ठीक, प्रॉपर्टी बी के बारे में कह रहा है, इज लेट फर्निश्ड फॉर एनुअल रेंट ऑफ 5,000, तो एनुअल 5,000 हमने दिया है, और ये भी पेबल क्वार्टरली इन एरियर्स, तो क्वार्टरली हम इसकी पेमेंट करते हैं इन एरियर्स। Property B is furnished for an annual income of 5,000 payable quarterly in arrears। तो अगेन क्वार्टर बेसिस पे हम पेमेंट इसको रिसीव करेंगे, बट ये एरियर्स में, यानी क्वार्टर के एंड में हमें 3 महीने का पेमेंट मिलेगा। ठीक है, और रेंटल इनकम मिलेगा। ठीक है, इन द टेनेंट्स वर लेट इन पेइंग द अमाउंट ड्यू ऑन 31 मार्च, दिस वाज नॉट रिसीव्ड अंटिल 15 अप्रैल 2023। चलिए, तो अब ये इस क्वेश्चन में करते हैं। एल
incur the following expenditure in respect of property in the tax year 22-93. तो 6 जून को ये एक्सपेंस आता है कुछ लेटिंग एक्सपेंस पेड टू एजेंट $40 ये अलाउड होगा इसी साल हुआ है इसी टैक्स ईयर में ये भी इसी टैक्स ईयर में ये भी इसी टैक्स ईयर में बट ये इस टैक्स ईयर में यस ये भी इसी टैक्स ईयर में है ये चारों एक्सपेंस इसी टैक्स ईयर में है नो एक दिक्कत है हाँ सॉरी ये सारा इसी ही टैक्स ईयर में है ठीक है ये तो हो गया लाइक हमने कुछ कमीशन पे किया एजेंट को लेटिंग के लिए इंश्योरेंस फॉर ईयर एंडेड इंश्योरेंस हमारा ये है साल में पे किया कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दिस इज द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर बट ये हम अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि हम इनिशियल परचेज है ये है ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं है कॉस्ट ऑफ सॉफ्ट फर्निशिंग भी हम अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि इनिशियली हो रहा है कोई रिप्लेसमेंट काम नहीं हो रहा है या कोई रिपेयर का काम नहीं हो रहा है ठीक चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं तो ये है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज है तो हम पहले प्रॉपर्टी 1 का करते हैं प्रॉपर्टी 1 हम करते हैं इसमें सबसे पहले हमारा रेंटल इनकम तो रेंट इसमें हमें एनुअली कितना मिला है प्रॉपर्टी 1 में 4000 ठीक है और कोई दिक्कत हुआ कि लाइक कोई अनपेड रहा हो अनपेड तो नहीं लग रहा मुझे फर्स्ट टाइम लेट हुआ था 1 जुलाई को और कोई दिक्कत नहीं है चलिए हम देख लेते हैं कितना रिसीव हुआ 1 जुलाई को तो 1 जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो ये सेकंड क्वार्टर हो जाएगा जैन फेब मार्च ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वार्टर ये क्वार्टर हो जाएगा और देख लेते हैं अप्रैल मई जून ये भी क्वार्टर हो जाएगा देखेंगे हम कौन सा क्वार्टर इस साल फॉल कर रहा है तो एक तो ये क्वार्टर हो जाएगा और ये क्वार्टरली पेमेंट हमें रिसीव तो हो रहा है बट इन एडवांस है ना तो इस 1 जुलाई को यानी 1 जुलाई को ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट क्वार्टर इसमें पेमेंट आ गया होगा ना 1 अक्टूबर को हमें पेमेंट रिसीव होगा 1 जनवरी रिसीव होगा एंड 1 अप्रैल को तो चार क्वार्टर हमें 4 बार पेमेंट रिसीव है ना तो मतलब 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में तो मतलब पूरा का पूरा रेंट हमें मिल गया होगा ना अगर मैं डिवाइड करूँ क्वार्टरली तो एक साल में 4 लाइक 4000 था अब 4000 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं और 4 क्वार्टर में हमारा पेमेंट तो ये 4000 ये 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया और क्योंकि सारे क्वार्टर्स में हमें 4 क्वार्टर में मिल गए पेमेंट तो 4000 का 4000 पूरा का पूरा पेमेंट रिसीव हो गया ठीक प्रॉपर्टी 1 में प्रॉपर्टी 1 में तो ये रिसीव हो गया उसके अलावा प्रॉपर्टी 1 में हमारा एक्सपेंसेस क्या हो रहा है तो हम माइनस करेंगे अलाउबल एक्सपेंडिचर्स सबसे पहले रिपेयर ये हम अलाउड करेंगे रिपेयर हम रूफ को कर रहे हैं तो 1600 रिपेयर ऑफ रूफ 1600 इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैर देखिए ये हम एक तरह से क्या होगा ये अलाउड नहीं होगा और फाइनेंस कॉस्ट है अलाउड नहीं होता अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर कुछ फाइनेंस कॉस्ट आता है अलाउड नहीं होता बट जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी होता है उसमें हम 20% माइनस कर देते हैं जो भी हमारा फाइनेंस कॉस्ट होता है ठीक है लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहाँ ही नहीं है कि हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम निकालना है हम उसको इनकम में इंक्लूड मतलब हम एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं करेंगे ठीक है रिपेंटिंग एक्सटीरियर यस ये दिस इज अगेन प्रॉपर्टी में बिल्डिंग में हमारा क्या हो रहा है एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी रेवेन्यू नेचर का तो हम इसको अलाउड करेंगे सो ये दोनों एक्सपेंस हो जाएंगे अलावा सो लेट मी sum this up 1600 plus 845 sorry 845 so this is 845 this is 2445 2445 in total minus 4000
दिस मच इज द अमाउंट, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा इनकम, ठीक है, एक्सपेंस रिड्यूस करने के बाद। प्रॉपर्टी 1 से प्रॉपर्टी 2 में हम देखते हैं, हम चेक करके इनकम कितनी आती है। प्रॉपर्टी बी, तो इसमें सबसे पहले रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी बी में रेंटल इनकम चेक करते हैं, ठीक है। अगेन क्वार्टर सबके लिए सेम ही होगा ना, क्वार्टर तो सेम ही होगा इनके लिए भी, क्योंकि सेम डे पे 1 जुलाई को ही रेंट पे चढ़ाया हमने। और इसमें जो रेंट हमें मिल रहा है पेबल क्वार्टरली इन एरियर्स, यानी जो हर क्वार्टर के एंड पे हमारी पेमेंट आ रही है। तो 1 सितंबर लास्ट को हमारी फर्स्ट क्वार्टर में पेमेंट आएगी 4, तो आ जाएगा, ठीक है। फिर दिसंबर ये इस क्वार्टर के एंड में आएगा, इस क्वार्टर के यानी मार्च एंड में आएगा, और ये जून के एंड में आएगा। तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर में। एक चीज़ और यहाँ पे बताया हुआ है, रेंट 5000 है एंड टेनेंट वाज लेट इन पेइंग अमाउंट ड्यू ऑन 31st, तो 31st मार्च को हमारी पेमेंट आती है, वो लेट आया एंड इट वाज नॉट रिसीव अंटिल 15th ऑफ अप्रैल, तो 15th ऑफ अप्रैल को भी पेमेंट नहीं आया था। तो ये वाला भी हमारा पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है ना। कैश बेस में क्या होता है, रिसीव देखा जाता है, रिसीव या जो पेमेंट आपने डेट की है वो करंट ईयर में आना चाहिए, तो नहीं हुआ। तो दो ही एक तरह से दो ही क्वार्टर के पैसे हमें मिले हैं जो इस करंट टैक्स ईयर में। तो हमें टोटल हमारा एनुअल रेंट था 5000 और सिर्फ हमें 2 के रिसीव हुए हैं। तो 5000 हमारा रेंट था जो कि 4 क्वार्टर्स का था, और 2 में रिसीव हुए हैं, तो हमारा हो जाएगा रेंटल इनकम 2500 पाउंड, ठीक, माइनस अलाउेबल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या क्या एक्सपेंसेस है, ये लेटिंग एक्सपेंस पेड टू एजेंट, तो लेटिंग एक्सपेंस एजेंट फी कितना, ये $50, नो सॉरी 40 पाउंड, ठीक। इंश्योरेंस 585, पाउंड। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि दिस इज ओरिजिनली परचेज। अगेन दिस इज सॉफ्ट फर्निशिंग, ये भी अलाउ नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ओरिजिनली थिंग, कोई रिप्लेसमेंट यहाँ पे कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों हम अलाउड नहीं करेंगे, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमारा इतना ही एक्सपेंसेस हुआ है अलाउ, इससे में हमारा अलाउड होगा, ठीक है। तो दिस इज 40 प्लस 585, तो 625 pound, and if I reduce 2500 which is rental income from the expenses, I will get 1875, so this is the rental income from property, ठीक है। तो टोटल प्रॉपर्टी इनकम तो प्रॉपर्टी ए प्लस बी है ना, प्रॉपर्टी ए से जो इनकम है वो प्लस प्रॉपर्टी बी से जो इनकम है वो है ना। प्रॉपर्टी ए से तो हमारा आया था 1550 15 1555 है ना, 1555, तो दिस विल बी 1555 प्लस 1875, 1555 प्लस 1875, दिस इज 343430 है ना, दिस इज द टोटल प्रॉपर्टी इनकम। अब इसका आंसर क्या है वो देखना है, तो एक बार हमें जाना पड़ेगा अपने आंसर पे, 3430, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो यही हमारा भी आंसर है, 3430, ठीक है। तो टेस्ट जो अंडरस्टैंडिंग 1 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है हमारा ये। नेक्स्ट, ऑब्ले ऑन्स अ प्रॉपर्टी दैट वाज लेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1st of July, तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेट हुआ है 2022 में 1 जुलाई को। रेंट ऑफ 5000 पर एनम इज पेड क्वार्टरली इन एडवांस, तो क्वार्टर के हर 3 महीने पे पेमेंट हमें रिसीव होगा और एडवांस में आएगा, यानी क्वार्टर के बिगनिंग में ही हमारा पेमेंट रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ऑब्रे पेड अलाउबल एक्सपेंस ऑफ 200 इन दिसंबर, अलाउबल एक्सपेंस एक 200 का दिसंबर 2022 में, यानी इसी करंट टैक्स ईयर में किया है, related to decoration following a burst pipe in November 2022, no issues।
तो ये कह रहा है नवंबर 2022 में हमारा कोई पाइप बर्स्ट हुआ था और उसका एक्सपेंस हमने दिसंबर में हमने पे किया, तो वही दोनों ही चीज़ इसी साल हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है। 400 इन मई 2022, तो मई 2023 तो देखिए करंट टैक्स ईयर में ही नहीं है, तो ये तो हम अलाउ करेंगे ही नहीं, है ना। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है अलाउ करने का, सिर्फ एक ही एक्सपेंस अलाउ करेंगे, वही ये 200 का, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है। तो प्रॉपर्टी इनकम तो भाई देखो सिंपल सी बात है। 1 जुलाई को तो हम दोबारा देखते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक। अभी क्या करें, हर 3 महीने पे और क्वार्टर के बिगिनिंग में ही, तो इस क्वार्टर आ जाएगा जून 1 को ही, सही, जुलाई 1 को ही आ जाएगा इसका पेमेंट। इस क्वार्टर का अक्टूबर 1 में आ जाएगा, इसका जनवरी 1 को ही आ जाएगा, है ना। और अप्रैल जो नेक्स्ट होगा उसका अप्रैल 1 अप्रैल को ही आ जाएगा। तो ये देखिए 4 पेमेंट हमें रिसीव होगा, तो 5000 हमारा टोटल रेंट था। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, या मैं वहीं पे करा देता हूँ, अलग से करने की जरूरत नहीं है। देखिए 5000 आपका टोटल था ना, रेंट नेट इनकम, उसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे, प्लस 4 के 4 चारों क्वार्टर में आ गए पेमेंट में रिसीव, पूरा 5000 रिसीव हो गया होगा। देखिए हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट टाइम ऑन 1 अप्रैल 2022 को रेंट पे चढ़ा है और क्वार्टरली हमें रेंट मिलेगा एडवांस में, ठीक है। और 200 तो ये हमें इस करंट ईयर में हमने ये अलाउबल एक्सपेंस किया है और रिलेटेड टू डेकोरेशन, और जो कि इसी साल का पाइप हमारा फटा था और इसी साल हमने उसका रिपेयर कराया है। 200 का तो अलाउबल है। प्लस नंबर 400 का एक्सपेंस हमारा मई 2023 में हमने किया है, रिलेटेड टू रिपेयर वर्क विच वर कंप्लीटेड इन मार्च। तो मार्च का जो कोई रिपेयर एक्सपेंस था उसका पेमेंट हमने किया मई में। देखिए ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या रहा है। इस क्वेश्चन में ना हमें प्रॉपर्टी इनकम निकाली है प्लस में एक्रूवल बेसिस पे। तो ये जो इनकम, ये जो हमारा एक्सपेंस है, देखिए इसी साल का है, हमने पे किया नेक्स्ट ईयर, तो ये हमारा एक्सपेंस है वो इसी साल ही कंसीडर होगा, तो ये भी एक तरह से अलाउबल एक्सपेंस है, ठीक है। प्रॉपर्टी इनकम देखिए अब क्योंकि हाँ 3 क्वार्टरली पे कर रहा है, तो 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्वार्टर में इसका पेमेंट रिसीव हो गया होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये क्वार्टर में पेमेंट रिसीव हो गया होगा, है ना। उसके बाद जैन, फेब, मार्च, तो इस क्वार्टर में भी रिसीव हो गया होगा। अब यहाँ पे इस क्वार्टर के स्टार्टिंग में रिसीव होगा, में भी रिसीव हो जाएगा, बट ये जो पेमेंट है वो नेक्स्ट ईयर का है ना, करंट ईयर का तो है नहीं, तो ये 3 ही जनरली बेसिकली फॉलो होगा इस ईयर में, ठीक है। तो 5000 की जो पेमेंट है वो 4 क्वार्टर्स का है, बट हमें 3 क्वार्टर का पेमेंट हम रिसीव होगा, फॉलो होगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 3750, तो 3 क्वार्टर्स का पेमेंट कितना आ जाएगा, और 3750, है ना। और अलाउबल एक्सपेंस में आपके 2 एक्सपेंसेस है, एक रीडेकोरेशन जो आपने यहाँ पे किया है एंड आपने रिपेयर कोई किया 400 का आप जी वाला, ठीक है। तो ये दोनों अलाउ है, टोटल 600 का एक्सपेंस आपको अलाउड होगा, 3750 आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी लॉसेस से रिलेटेड। देखिए प्रॉपर्टी लॉसेस से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा मैं थोड़ी व्यू करा देता हूँ। देखिए अगर लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा है तो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी जो सेम लाइक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही है जो हम लेट कर रहे हैं, तो उनके जो प्रॉफिट एंड अगर लॉस आ रहा है, जैसे हमने टोटल एक्सपेंस किया है वो हमारे इंडिरेक्ट इनकम से ज़्यादा लॉस होगा वो हम एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 प्रॉपर्टी, एक में हमें लॉस हो रहा है, एक में प्रॉफिट हो रहा है। मान ली प्रॉपर्टी ए में हमारा जो रेंटल इनकम है टोटल एक्सपेंसेस के बाद वो है -5000, ठीक। और प्रॉपर्टी बी से मेरा जो रेंटल इनकम है वो मान लीजिए सारे एक्सपेंसेस के बाद 10000, ठीक है। तो जो मेरा टोटल नेट हो जाएगा रेंटल इनकम वो हो जाएगा 5000, ये इसके साथ सेट ऑफ करने के बाद लॉस को, ठीक है। ये तो मेरा इमीडिएटली सेट ऑफ हो गया। इसके अलावा मान लीजिए अगर सारी प्रॉपर्टीज में को मिला के भी अगर प्रॉफिट नहीं हुआ होगा तो नेक्स्ट ईयर भी इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, और इसको तब तक कैरी फॉरवर्ड हम करेंगे। लाइक नेक्स्ट ईयर में मान लीजिए इनकम नहीं होता, उसको उसके नेक्स्ट ईयर में दोबारा चला जाएगा और वो इंडेफिनेट पीरियड तक चला जाएगा, ठीक है, जब तक ऑफसेट नहीं होता अगेंस्ट दी फर्स्ट अवेलेबल फ्यूचर प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। Sheila owns 3 property that were rented out. Her assessable income and allowable expenses for the 2 years to 5th April 2022 were देखिए प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 एंड प्रॉपर्टी 3। इसकी इनकम 2021-22 में ये था और इसका 2022-23 में ये है। एक्सपेंसिव 21-22 में ये एंड 22-23 में ये है, ठीक है। एंड हमें निकालना है कैलकुलेट शीलास प्रॉपर्टी इनकम मतलब इनकम या लॉस फॉर द टैक्स ईयर 2022-23 21, 22 एंड 22-23, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले 22, 21, 22
लेकिन उससे भी पहले हम लिख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी इनकम फॉर ईयर 2021 एंड 2022। ठीक, तो सबसे पहले तो रेंटल इनकम, ये प्रॉपर्टी 1 के लिए, प्रॉपर्टी 2 के लिए, प्रॉपर्टी 3 के लिए, और यहाँ पे टोटल। ठीक है जी, चलिए अब प्रॉपर्टी 1, रेंटल इनकम प्रॉपर्टी 1 से है हमारा 1200, प्रॉपर्टी 2 से 450, प्रॉप 3 से 3150, एंड 4 सॉरी, एंड में इन तीनों का हम कर देंगे टोटल 1200 प्लस 450 प्लस 3150, 3150, this is 4800, this is the rental income and expenditure। जो हमारे अलाउबल एक्सपेंडिचर है वो है प्रॉपर्टी 1 से 1800 सॉरी 1850, प्रॉपर्टी 2 से है 600, प्रॉपर्टी 3 से है 2800, एंड लास्ट में टोटल एक्सपेंसेस हमारे 1850, 600, 2800, 5250। ठीक है जी, तो ये तो हमारे हो गया। अब यहाँ पे लॉस हम कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो 1850, दिस इज दी, यहाँ पे लॉस कितना आ जाएगा 650, लॉस हुआ यहाँ पे इनकम या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। तो ये 450 का इनकम है, 600 का तो लॉस हो गया, तो ये बचेगा हमारा 150 का लॉस ही, है ना। 31 का और 28 का हमारा एक्सपेंसेस है, तो ये कितना हो जाएगा 200, 350, ये प्रॉफिट है क्योंकि इसमें इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। इसमें भी हमारे इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो ये 200, 400, 450, मतलब ये टोटल ऐसा हो जाएगा, है ना। आप टोटल करो या फिर ऐसे निकाल लो, टोटल ऐसे भी आप जैसे भी कर सकते हो। देखो 650 प्लस 150 ये हो जाएगा 800, 800 में से माइनस कीजिए 350, दिस विल गिव मी 450, तो दिस इज द टोटल लॉस। ठीक, अब मैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी इनकम फॉर ईयर 2022 एंड 23। सबसे पहले रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, यहाँ पे टोटल 800, 1750, 800, 1750, 1750, ठीक है, और ये 2550, 2550, एंड द टोटल वुड बी 800 प्लस 1750, oh sorry, plus 2550, this will give me 5100। एक्सपेंडिचर जो अलाउबल एक्सपेंडिचर है ऑफ कोर्स 900, 950, so 900, 950, 900 for from first property, 950 from second, and third property 2700, 2700, एंड टोटल हमारा जो लॉस है वो हो जाएगा 900 प्लस 950 प्लस 2700, 4550। तो यहाँ पे मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो 150 का सॉरी 100 का मुझे लॉस ही होगा। ठीक है जी, इनकम या लॉस, यहाँ पे इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो ये मुझे
यहाँ पे होगा समथिंग 1750 माइनस 950, so this will be around 800. एंड अगेन दिस ये एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो 2550 माइनस 2700 150 माइनस, और डायरेक्टली इसको ब्रैकेट में ले देते हैं. सो टोटल वुड बी ये 100 और ये पॉजिटिव 800, तो ये 250 का मुझे लॉस हो रहा है ना, और 800 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है. तो 250 का मुझे लॉस माइनस 800, दिस विल गिव मी 550 का लॉस, सॉरी प्रॉफिट होगा ओवरऑल. सो लॉस कैरी फॉरवर्ड, पिछले साल का लॉस हमारा कितना कैरी फॉरवर्ड था, 450 है ना, 450. तो 450 अब यहाँ माइनस कर लेते हैं जी, लाइक ये लाइन सभी हम नहीं डाल रहे हैं. अब ये 650 का लॉस यहाँ पे था, मैं सिंपली 6 लॉस यहाँ से माइनस कर देता हूँ. तो यहाँ पे हमारा टोटल इनकम क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी इनकम 2022-23 के लिए 100. ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन. टोटल फाइनली कितना आना चाहिए, 100, और इनका कितना आ रहा है, 100 ही आ रहा है, तो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये भी कर लेते हैं साथ साथ में. For many years, Hekla has owned 6 houses in Upland Avenue. That 6 houses हैं इसके, and that is available for letting. The following details have been provided for clients. तो rent received 2000, मतलब करंट ईयर में हमारे पास रेंट जो रिसीव हुआ है वो प्रॉपर्टी नंबर 21, 23, प्रॉपर्टी नंबर 25, प्रॉपर्टी नंबर 38, 40 एंड 67, ये इसके 6 प्रॉपर्टीज और ये एनुअल रेंट उससे रिसीव हो रहा है. ठीक है, करंट टैक्स ईयर में. इंश्योरेंस पेड फर्स्ट जोन को हमने, यानी इस ईयर में हमने इंश्योरेंस पे किया है. हम देख लेते हैं कॉस्ट में कैश बेसिस है, अप्रूवल है ना लास्ट में. तो क्या कैलकुलेट करना है, एक्सप्लेन हाउ रिलीफ फॉर प्रॉपर्टी लॉस कैन बी. तो ये लॉस का रिलीफ कैसे होगा ये पूछा हुआ है. कैलकुलेट है क्लास प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस फॉर द टैक्स ईयर 2022-23. ठीक है, तो ये 20, बस ये सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट या लॉस हमें वो निकालना है, और कुछ ज़्यादा करना नहीं है. और बताया हुआ नहीं है कहीं भी कि कुछ अक्रूवल बेसिस पे करना है या कैश पे करना है. तो हम जब कहीं कुछ बताया नहीं तो हम अज्यूम करते हैं ना कैश पे, तो हम कैश ही मानते हैं. ठीक है, चलिए. अब इसमें जो एक्सपेंसेस है, हमारा फर्स्ट एक्सपेंस है इंश्योरेंस का, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है. यहाँ पे मैं स्टार मार्क देता हूँ, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. Insurance premium paid for the year ended 31st May 2022 were 5% lower than the above figure for all properties and were paid on 1st June 2021. तो ये कह रहा है कि जो अभी हमने इंश्योरेंस पे किया है उससे 5% हमारा इंश्योरेंस हमने कम पे किया था प्रीवियस ईयर में. ठीक है, फॉर सेम पीरियड हमने प्रीवियस ईयर में 5% कम किया था अभी से. तो उसमें हमें क्या लेना देना है ना, हम तो अभी जो इंश्योरेंस हमने वो पे किया है, हम कैश बेसिस पे कंसीडर कर रहे हैं. तो हम जो इस ईयर हमने पे किया हम तो उसी को कंसीडर करेंगे, है ना, उसी का ट्रीटमेंट करेंगे. हेक्ला एम्प्लॉयज अ गार्डनर, तो एक गार्डनर को एम्प्लॉय किया है टू लुक आफ्टर ऑल प्रॉपर्टीज, तो सभी प्रॉपर्टीज को लुक आफ्टर करने के लिए, एंड पेज हिम दिस मच अ ईयर, तो 1200 ईयर उसने पे किया. ठीक है. देयर आर आल्सो अकाउंटेंसी चार्जेस, तो अकाउंटेंसी चार्जेस उसने पे किया 480 अ ईयर. तो दो तरह के एक्सपेंस उसने कर दिए, एक तो गार्डनर को उसने टोटल 100 पर ईयर फी पे किया, मतलब सैलरी पे किया, और अकाउंटेंसी चार्जेस उसने 480 पर ईयर पे किया. बोथ ऑफ दीज आर एलोकेटेड इक्वली टू ईच प्रॉपर्टी, और ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो सारी प्रॉपर्टी को इक्वली एलोकेट होंगे. प्रॉपर्टी नंबर 23 एंड 24, तो 23 और 23 एंड 40 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. लाइक 23 एंड 40 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. वो इन्फॉर्मेशन ये है, हैड न्यू टेनेंसीज इन द ईयर, तो इसको कुछ न्यू टेनेंट रिसीव हुए हैं इस करंट ईयर में, मतलब कुछ करंट ईयर में छोड़ के भी गए होंगे मतलब लोग, तो हमने कुछ नए टेनेंट्स लेके आए इन प्रॉपर्टी के लिए. द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर टेनेंट्स वाज 50 इन रिस्पेक्ट ऑफ 23. तो प्रॉपर्टी नंबर 23 है, उसके लिए हमने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो हमने न्यू टेनेंट को हमने लेके आए उसके लिए 50 रुपये हमने 50 पाउंड हमने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है, एंड 100 पाउंड फॉर प्रॉपर्टी नंबर 40. तो इतना हमने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है प्रॉपर्टी नंबर 23 एंड प्रॉपर्टी नंबर 40 के लिए. ठीक है. न्यू टेनेंट्स एट नंबर 23 टुक ओवर इमीडिएटली आफ्टर द ओल्ड टेनेंट मूव्ड आउट. तो जो प्रॉपर्टी नंबर 23 है वो प्रीवियस टेनेंट के जाने के जस्ट आफ्टर नेक्स्ट डे वो बुक हो गया. ठीक है, तो उसमें कोई गैप नहीं है, मतलब पूरे साल का हमें रेंट रिसीव हुआ होगा.
अनफॉर्चुनेटली द ओल्ड टेनेंट एट नंबर 40, एक हमारा प्रीवियस जो हमारा टेनेंट था प्रॉपर्टी नंबर 40 पे, डिफॉल्टेड और रेंट ड्यू बिफोर द न्यू टेनेंट मूव्ड इन एंड रेंट ऑफ 350 इंक्लूडेड इन दी अबव रेंट। तो जो हमारा जो न्यू प्रॉपर्टी जो न्यू टेनेंट आया है और जो प्रीवियस टेनेंट हमारा जो था उसने 1 महीने का हमें मतलब पेमेंट नहीं दिया और डिफ़ॉल्ट हो गया और वो चला गया, ठीक है? तो 1 महीने का, और वो जो हमें इसने जो दिया हुआ है 40 प्रॉपर्टी नंबर 40 में जो इनकम, और इसमें 355 का रेंट बनता है, 375 का, सॉरी 350 का, वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें से वो 350 का, क्योंकि एक्चुअली में रिसीव ही नहीं हुआ है ना? तो ये हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है? जो कि नेवर पेड था। ड्यूरिंग द ईयर हेक्ला हैड टू रिप्लेस द कारपेट इन नंबर 40, तो 40 नंबर में कारपेट भी उसने रिप्लेस किया है, देखिए रिप्लेस किया है, ध्यान रखिएगा, एट 800, तो 800 कॉस्ट में हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर शी आल्सो हैड टू रिप्लेस द क्रोकरी, यहाँ पे भी क्या हुआ, क्रोकरी आइटम रिप्लेस किया है ना, रिप्लेस द क्रोकरी एट प्रॉपर्टी नंबर 121, तो यहाँ पे क्रोकरी 21 में क्रोकरी 100 पाउंड का उसने रिप्लेसमेंट किया है, एंड रिप्लेसमेंट रूफ, और रूफ जो प्रॉपर्टी नंबर 25 है उसमें रूफ को रिप्लेस किया गया है, ठीक है? तो एक तरह से ये रिपेयर एक्सपेंस ही है, क्या है ना, मतलब रिपेयर करा रहा है अपने रूफ को, ठीक है? Cost her 8600, तो this much is the amount. No disposal proceeds were received in respect of any asset which were replaced, तो जितने भी आइटम हमने रिप्लेस किए हैं उसमें किसी में भी सेल प्रोसीड नहीं हुआ, यानी कोई डिस्पोजेबल इनकम हमारा नहीं हुआ, ठीक है? Hekla has loan outstanding on each of the 6 properties and pays an interest of 800 per year on each property. तो सभी प्रॉपर्टीज में कुछ लोन होगा और उसमें हर सभी प्रॉपर्टीज में 800 पर ईयर वो रेंट पे कर रही है या कर रहा है, ठीक है? हाँ, तो मैं बता दूँ 800 का, देखिए ये फाइनेंस कॉस्ट है ना, और फाइनेंस कॉस्ट पे हम मतलब किसी भी तरह का एक्सपेंस हम डायरेक्टली अलाउ नहीं करते, लेकिन जो हमारा फाइनल टैक्स लायबिलिटी होता है उसमें जो हमारा फाइनेंस कॉस्ट है उसका 20%, यानी 800 का 20% फाइनल टैक्स में हम लायबिलिटी को कम कर देते हैं, ठीक है? ये हम अलाउड है। लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछा रहेगा कि फाइनल टैक्स लायबिलिटी होता है मतलब टैक्स लायबिलिटी कितनी है, तो वो हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी इनकम पूछा हुआ है, जो किसने सही में पूछा हुआ है, तो हम उसमें उसकी अलग से ट्रीटमेंट नहीं दिखाते हैं, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो रेंटल इनकम सबसे पहले, तो रेंटल इनकम है कितना वो चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज का नाम लिख लेते हैं पहले हम, 21, 21, 23, 25, 38, 40 एंड 67, एंड यहाँ पे टोटल। तो रेंटल इनकम हमारा हर प्रॉपर्टी में, देखिए रेंटल इनकम वाला मैंने बताया था, एक ट्रीटमेंट दिया हुआ है, मतलब एक एडिशनल नोट्स में कुछ दिया हुआ है, लाइक प्रॉपर्टी नंबर 40 है उसमें से 1 महीने का डिफॉल्ट हुआ रेंट और वो 350 बनता है रेंट, जो कि हमें रिसीव नहीं हुआ, विच वाज नेवर पेड, है ना? तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा, बाकी हम ऐड कर देते हैं 2080, 2080, 1820, 1820, 2340, 2340, 1300, 1300, 13 माइनस 350, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, वैसे आप डायरेक्टली माइनस करके लिखिएगा, दैट विल बी बेटर। तो यहाँ हो जाएगा 950, ठीक? एंड दिस इज 2080, 2080, दिस इज 0, आई एम सॉरी, गॉड ब्लेस यू, आई एम सॉरी, गॉड ब्लेस मी, 2080, and let me sum this up. चलिए 2080, 2080, 2080 प्लस 1820, 1820, 2340, 1300, 950, 950, 2080, 10,000, this is 10,570. So this is the total income, rental income. इंश्योरेंस लेवल जो भी एक्सपीरियंस हमारे एक्सपेंसेस है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस,
तो प्रॉपर्टी 1 में हमारा इंश्योरेंस है 280, 220, 340, 150, again 150 and 140. The total is 280, 220, 340, 150, again 150, 140, which is 1280, 1280. ओके फाइन. सो नेक्स्ट एक्सपेंसेस इंश्योरेंस हो गया हमारा. तो यहाँ पे सैलरी 1200 है ना, और सभी में एक्सपेंस करना है, स्प्रेड करना है इक्वली. तो यहाँ पे सैलरी और सैलरी का एक्सपेंस है 1200 और 6 लोगों में करना है. तो 1200 6 लोगों में करेंगे तो क्या होगा, 200 से करेगा. तो यहाँ पे 200, 200, 200, 200, 200, यहाँ होना चाहिए 1200. सैलरी हो गया. और यहाँ पे मतलब गार्डनर सैलरी. नेक्स्ट अकाउंटिंग एक्सपेंस था कुछ 480 का. अकाउंटिंग का है 480 का, और ये भी 6 लोगों में स्प्रेड करना है. 480, 80 है 50 है, 80 होना, 80 ही है. चलिए ये स्प्रेड करना है अगेन 6 प्रॉपर्टीज में. तो पर प्रॉपर्टीज आ जाएगा 80. और ये टोटल आ जाएगा 480. The next expense is advertisement cost 50 for property number 23. तो advertisement cost है हमारा नेक्स्ट. तो किस किस प्रॉपर्टी पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आया 23 नंबर पे. तो 23 एंड 40. 23 पे 50 पाउंड एंड 100 फॉर 40 प्रॉपर्टी नंबर 40. तो 23 पे 50, यहाँ पे 50 एंड 100 40 नंबर प्रॉपर्टी पे यहाँ पे 100. तो ये क्या हो गया टोटल 150. बाकियों में नो एक्सपेंस. एंड नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ईयर हैड अ रिप्लेसमेंट ऑफ कारपेट. तो 40 नंबर में कारपेट का रिप्लेस किया तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हम लिख लेते हैं. रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी नंबर 40 में कारपेट रिप्लेस हुआ है ना, कारपेट 800 का 40 नंबर में. तो यहाँ पे हम 800 लिख देते हैं. और क्रोकरी 21 नंबर में क्रोकरी हुआ है जिसका कॉस्ट है 100 और ये रिप्लेस हुआ है. ठीक है, 21 नंबर में 100 का क्रोकरी रिप्लेस हुआ है. एंड इसके अलावा रूफ 25 नंबर में रूफ का को रिपेयर किया है, तो वो रिपेयर अलग हो जाएगा. रिपेयर और रिपेयर हुआ है 25 नंबर में, और 86 है. 25 नंबर में 86 रिपेयरिंग का काम हुआ है. यहाँ पे कुछ इज एनी एडिशनल कॉस्ट? नो. ये 800 का ये फाइनेंस कॉस्ट है, मैं उसको अलाउ नहीं करते एक्सपेंडिचर का, है ना. तो ये सारे हमारे एक्सपेंडिचर्स थे. तो एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंस कर लेते हैं यहाँ पे. टोटल यहाँ पे ये हो जाएगा 8 + 9 900 और ये 86 280 380. ये 280 480 580 660 660. तो ये 200, ये 80 + 220 300 500 550. तो ये हो जाएगा समथिंग. चलिए इनको टोटल करना ही पड़ेगा. मैनुअली कर तो देंगे लेकिन कोई गलती हो गई तो पता नहीं लगेगा. 340 + 200 + 80 8600 9220 800 200. This is 1000 1000 + 150 1150 1230. This is 100 200 300 450 530. And this is 100 200 340 420 420. And this is, let me sum this up. So this is insurance is 1280 is insurance, plus 1200 plus 480 plus 150 plus 900
प्लस 8600, दिस इज 126,126,10। तो ये तो हमारा हो जाएगा एक्सपेंस। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, मैं यहाँ से भी एक बार इनको ऐड करके देख लेता हूँ, इधर से भी ऐड करके यहीं आना चाहिए ना टोटल। मैं ये भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहता हूँ बस। 660 प्लस 550 9220 1230 530 420 12610। ठीक है, ये हमारा सही है। चलिए अब हम चेक करते हैं, हमारा टोटल इनकम था 10,570। ठीक है जी, तो तो हमारा प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगा, प्रॉपर्टी इनकम या लॉस, ये हो जाएगा हमारा 10,570 माइनस 12610, तो दिस विल गिव मी समथिंग अबाउट 10,570 this will give me 2040 2040, दिस इज द लॉस। ठीक है, तो इस मुझे प्रॉपर्टी से लॉस हुआ इतना, और इसको मैं नेक्स्ट ईयर अगर मेरी पॉसिबल हो तो मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये इसके लिए यहाँ पे इसका आ गया 2040, ये प्रॉपर्टी लॉस, और सर इसका एसेसिबल इनकम जीरो हो जाएगा क्योंकि कुछ इनकम ही नहीं है, तो हम एसेसिबल प्रॉपर्टी इनकम तो है नहीं, और ये हम नेक्स्ट ईयर 2040 को हम सेटअप कर सकते हैं, या फिर कभी भी नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट इतना अवेलेबल है प्रॉपर्टी इनकम से, सेम प्रॉपर्टी इनकम से हम इसको सेटअप कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो और भी कोई क्वेश्चन हो तो इसको हम अभी कर लेते हैं, वरना इसको अभी हम देखिए यहाँ पर न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो अभी हम इसको इतना ही करते हैं। और बाकी मुझे होप है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ या कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही हार्ड वर्क लगता है इन वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए विद योर लाइक्स, योर कमेंट्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।